हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन है। उसका आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करेंगे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था थ्रू द क्वेश्चंस। तो पहली चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी हड़प्पन सेटलमेंट पे जो टाउन था इट वॉज सेपरेटेड बाय वॉल्स। द आंसर इज लोथल, और एक और साइड थी धौलावीरा। ये दो ऐसे सेटलमेंट थे जिसपे जो टाउन्स थे वो सेपरेटेड थे बाय वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से कौन सी क्रॉप्स के जो रिमेन्स हैं वो हड़प्पन सेटलमेंट से नहीं मिले हैं। एंड द आंसर इज राइस। चिकपी, लेंटिल, सेसमे, व्हीट, बार्ले, ये 5 क्रॉप हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले थे। मिलेट्स जो हैं हमें गुजरात से मिले थे, और कुछ एनिमल्स थे जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग। ये सब कौन से थे हमारे एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे। इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी थे, जैसे कि डियर, बोअर और घड़ियाल। अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले ये जो है ना आपका क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये CUET 2022 में पूछा गया था कि कौन सी हड़प्पन सेटलमेंट से जो है कौन से क्रॉप्स मिलते हैं हड़प्पन सेटलमेंट पे नहीं मिला है, इसमें से किस चीज़ के ग्रेन्स नहीं मिले। तो हो सकता है इस बार एनिमल स्पीशीज पूछ ले, तो हम कोई भी चीज़ जो है उसको कम इम्पॉर्टेंट मान के स्किप नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट। ग्रेट बाथ जो है वो एक स्पेशल रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता था अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई जो ग्रेट बाथ था हमारा वो स्पेशल रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता है। तो कौन सी साइट पे मिला था वो? मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 4 कि जो प्लोड फील्ड का एविडेंस है। अब भाई ग्रेन्स मिले तो इससे हमें ये सब तो पता चल गया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, तो उसके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि प्लोड फील्ड। और कौन सी साइट से मिले हैं? कालीबंगन, और कालीबंगन है हमारी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी साइट जो थी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, एंड इट इज चन्हूदारो। ये एक छोटी सी साइट थी जो विच वॉज ऑलमोस्ट डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारे आपके लगा लो सील्स, बीड, शेल कटिंग, ये सब काम जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सील्स मिले हमें बहुत सारे, तो वो कहाँ पे बनते थे? चन्हूदारो। और यहाँ से बन के एक और साइट थी हमारी जो फेमस थी, मैंने बताया था लोथल। तो ये 2 साइट थे हमारे जो फेमस थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे जो भी बनता था वो फिर यहाँ से बड़ी बड़ी साइट्स जैसे हमारी मोहनजोदारो और हड़प्पा हुए वहाँ पर ले जाया जाता था। 2 साइट थी, एक बार ये और रिविजन कर लेते हैं, जो कोस्टल एरियाज में थी। ठीक है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेल्स मिले हैं, और वो हैं नागेश्वर एंड बालाकोट। दीज आर 2 साइट्स विच वर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज लापिस लजूली वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम। आंसर इज अफगानिस्तान। तो जो लापिस लजूली मैंने बताया था कि एक बहुत ही प्रीशियस मेटल होता था जिसे अफगानिस्तान से प्रोक्योर किया जाता था। नागेश्वर और बालाकोट मैंने अभी बताया कि शेल मिलते थे वहाँ से। लोथल कार्निलियन, ये रेड कलर का स्टोन था। गुजरात और साउथ राजस्थान से हमें स्टीटाइट मिला था जिसकी हमारी हड़प्पन सील बनी हुई थी। खेतरी राजस्थान, खेतरी माइंस राजस्थान में, वहाँ से हमें कॉपर मिलता था। एंड लास्टली साउथ इंडिया जहाँ से हमें गोल्ड मिलता था। ये सब इंपॉर्टेंट है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इसी तरीके से याद रखिए कि कौन सी प्लेस से क्या मटेरियल जो है प्रोक्योर किया जाता था। नाउ स्टार्टिंग, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूएशन करते हैं कि हमने क्या क्या करना है आज। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। आज हम पढ़ेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में। सबसे पहले जो सील्स थी, हड़प्पन सील मैंने आपको बताई थी, एक स्टोन से बनी थी स्टीटाइट से। तो वो सील किसके, भाई कुछ तो काम होगा अगर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट बोलते हैं हमें जो हमें मिला है, तो उसका यूज़ क्या था? क्या यूज़ था सील्स का? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। वो ना लॉन्ग डिस्टेंस जो भी कम्युनिकेशन था उसमें सील्स का यूज़ किया जाता था। कैसे कि अगर कोई सामान है उन्होंने पैक किया और उसके ऊपर एक सील लगा दी, ठीक है, अगर वो सील इंटैक्ट है इसका मतलब जो आपका सामान है वो अनटच्ड है, जैसे सेंडर ने भेजा है और जैसे रिसीवर के पास आया है, रिसीव हुआ है, ठीक है, उसको बीच में किसी ने नहीं उस पैकेट को खोला है, इट इज़ अनटच्ड। तो सील्स का यही काम था कि ये
लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम आते थे। जो भी किसी को अपना जो पार्सल होता था, जो कुरियर करना होता था, उस पर एक सील लगा देते थे, ठीक है, और उस सील पे जो ओनर, जो सेंडर होता था, उसकी आइडेंटिटी होती थी। अब ये सील्स या तो रेक्टेंगुलर होते थे या फिर स्क्वायर की फॉर्म में होते थे। और इट ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, कि भाई किसने हमारे लिए ये जो गिफ्ट है, जो पार्सल है, या कोई भी सामान है, जैसे शेल्स होते थे, या ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें बनती थी, हमारी बीड्स होती थे, सील्स होते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे जब ट्रांसपोर्ट होते थे, तो एक किसने भेजा है, ये सब जो आइडेंटिटी थी वो कैसे पता चलती थी हमें, सील्स के थ्रू। तो सील्स की बात हमने कर ली। नेक्स्ट हम करते हैं स्क्रिप्ट की बात, ठीक है। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट क्यों बोला गया है? एक तो आज तक वो जो स्क्रिप्ट है ना, अनडेसिफर्ड है, उसमें इतने सारे साइंस हैं, लगभग 300 से 400 साइंस का यूज़ किया गया है, जिन साइंस का मतलब आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, तो वो अनडेसिफर्ड है। बिकॉज जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट होती थी वो मोस्टली साइन लैंग्वेज में होती थी, ठीक है। एक सिंगल लाइन में उसको इस तरीके से लिखते थे, ये जितने भी हमारे साइंस हैं इस तरीके से होते थे, ठीक है। और मोटिव्स, जिस तरीके से इस पर पिक्चर्स बनी है, इट कन्वेड, कुछ लोग जो पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, तो उनके लिए ना कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते थे। बहुत से इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले यहाँ से वो शॉर्ट है, बट जो स्क्रिप्ट है मैंने जैसे अभी बताया वो अभी भी अनडेसिफर्ड है, यानी कि हम उसे अभी भी नहीं समझ सकते कि उन्होंने क्या लिखा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी तो हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, बट उस टाइम पर वो इधर से लिखना स्टार्ट करते थे, ठीक है। और उसका क्या प्रूफ है हमारे पास, कि जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते थे ना, तो लेफ़्ट में जो भी स्पेस जो था कम हो जाता था, तो वो जो चीज़ें स्क्रैम्बल्ड है, यानी कि गुच्चड़ मुच्चड़, ये लगा लो कि समझ नहीं आ रहा है, एक के ऊपर एक लिखी गई है, क्योंकि स्पेस जो है वो कम रह गया है। अब वेट्स की बात करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता था, ट्रेड होता था, सारी चीज़ें होती थी, तो भाई मेजरमेंट की भी तो ज़रूरत पड़ती होगी उस सामान को नापने के लिए कि किस तरीके से। तो वेट्स, दीज वर द वेट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हड़प्पन टाइम पर जो वेट्स थे वो इस तरीके के थे, ठीक है। तो जो भी एक्सचेंजेस होते थे दे वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। वो उस तरीके की अर्बन सिविलाइजेशन, अपने टाइम से आगे की सिविलाइजेशन थी, जहाँ हर चीज़ जो है सिस्टमेटिकली चलती थी, ठीक है। तो ये वेट हमारे जो बने होते थे एक स्टोन से बने होते थे, विच इज़ नोन एज शर्ट। क्यूबिकल होते थे इस तरीके से। एंड जो लोअर डिनोमिनेशन, जो छोटे छोटे वेट्स होते थे वो बाइनरी डिजिट्स यानी कि 2, 4 इस तरीके से होते थे। और जो हायर डिनोमिनेशन वाले, जो कि बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो डेसिमल सिस्टम में होते थे, ठीक है। तो एक स्टोन के बने होते थे, वो याद रखना, शर्ट, ठीक है। क्यूबिकल होते थे पर कोई मार्किंग नहीं होती थी, बस जो छोटे डिनोमिनेशन के होते थे वो बाइनरी नंबर्स, और जो हायर डिनोमिनेशन के होते थे वो थे डेसिमल सिस्टम में। तो इतनी चीज़ें समझ आई कि सील्स किस लिए यूज़ होते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, और उन पर क्या होती थी, आइडेंटिटी होती थी कि ये हमारे लिए किसने भेजा है। स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। प्रूफ क्या है कि लेफ्ट में चीज़ें जो है स्क्रैम्बल्ड है, यानी कि एक के ऊपर एक तरीके से लिखी गई है, जैसे कि स्पेस जो है वो कम रहा हो, ठीक है। बहुत से इंस्क्रिप्शंस क्या है हमारे, शॉर्ट हैं। और जो स्क्रिप्ट पे मोटिव्स होते थे वो हमें क्या बताते थे, उन लोगों के लिए होते थे हु कुडंट रीड और राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, एंशिएंट अथॉरिटी। अब मोहनजोदारो में ना एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर मिला, तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि वो एक पैलेस था। उसी तरीके से एक प्रीस्ट किंग, ये प्रीस्ट किंग की एक स्टैचू मिली है, तो उन्हें लगता है कि ही वॉज द किंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने ना मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ मिले हैं, एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दे वर अवेयर अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो उन्हें लगा कि वहाँ पर ये जो थे प्रीस्ट किंग के नाम से जाने जाते थे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्या है, ये प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। बट ये बिल्कुल अभी भी कंक्लूसिव नहीं है कि ये प्रीस्ट किंग एग्जिस्ट करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, या इस तरीके के कुछ एक्सचेंजेस हुए जहाँ से ये स्टैचूज़ आए थे, ठीक है। नाउ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर, जैसे कि मैंने बताया कि भाई पैलेस और किंग एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, अभी भी उस चीज़ का
एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है। एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट किससे, प्रीस्ट किंग के नाम से जानते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा करा, क्योंकि वो मेसोपोटामियन हिस्ट्री से क्या वाकिफ़ थे और वहाँ उन्होंने देखा कि भाई इनको प्रीस्ट किंग बोला जाता है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते थे उनको भी हम प्रीस्ट किंग ही मान के चलते हैं। पर बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं। पहली तो ये है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स ही नहीं थे और हर कोई जो है इक्वल स्टेटस क्या करता था, इंजॉय करता था। पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जहाँ की ब्यूरियल्स और लग्जरीज और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हमने देखा था कि थोड़ा सा डिफरेंस तो क्या करता था, एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में। नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कोई सिंगल रूलर नहीं था पर अलग अलग रूलर थे, जैसे कि हर साइट का अपना एक रूलर था, होते ना हर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर, उसी तरीके से हर साइट का अपना एक रूलर था। एंड लास्ट ये कि देयर वॉज अ सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि पूरा एक ही स्टेट था। क्यों? क्योंकि जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो हर जगह से एक तरीके के मिले। इस जो सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी ना कि यूनिफॉर्मिटी थी पूरी सिविलाइजेशन में, ठीक है। पर ये भी हम सच इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जैसे हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो हो सकता है ये रीज़न हो कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, ज़रूरी नहीं है एक सिंगल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करता हो। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, फिर वो ख़त्म कैसे हो गई, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे एविडेंस हैं जो 1800 BCE के बाद ये बताते हैं कि जो मिच्योर हड़प्पन साइट थी, चोलिस्तान हमने पढ़ा है ना, ये सब क्या थी, अबेंडन होने लगी, यहाँ से लोग जो है दूसरी जगह पर जाने लगे। अब उसके रीजंस क्या थे कि अब यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट जो है चेंज होने लगा। अब होता है चेंज तो जो लोग उससे कंफर्टेबल नहीं होते वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगते हैं। सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन, कि भाई फ्यूल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे जो हैं पेड़ काटे जाने लगे। नेक्स्ट फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स एंड शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। तो अभी तो नदियाँ जो थी ना अपना बहुत जो अपना रूप था वो बदल रही थी, कभी तो वो ड्राई हो जाती थी, अपना जो कोर्स था वो चेंज कर लेती थी, जिस वजह से फ्लड्स भी आ जाते थे। और जो लैंडस्केप था वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका था, मतलब वहाँ जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट थी वो ऑलमोस्ट एक्सप्लॉयटेड थी, जितना उनका यूज़ हो सकता था वो किया जा चुका था। एंड लास्टली जो 1900 के बाद हमारा जो मेच्योर हड़प्पन पीरियड है, इट इज़ 2600 to 1900 BCE, है ना। इस पूरे चैप्टर में हम मेच्योर हड़प्पन फेज की बात कर रहे हैं, 2600 से 1900 BCE तक वो था। तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब ये अबेंडन हो गए। तो रीजंस तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, नदियाँ कभी सूखने लगी, कभी फ्लड्स आने लगे, ठीक है। लैंडस्केप जहाँ वो पूरा इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास था, तो वो लैंडस्केप जो था पूरा ओवर यूज़ हो चुका था। अब ट्रांसफॉर्मेशन दिखा कैसे इस चीज़ के क्या प्रूफ है कि जो हमारे सीलिंग ये सब जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट हमें मिले हैं, धीरे धीरे वो क्या थे, अब गायब होने लगे, वहाँ से अब हमें नहीं मिलते थे। तो ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एंड हो चुकी थी और उसके बाद जो था एक लेटर हड़प्पन फेज जो था हमारा स्टार्ट हो चुका था। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने डिस्कस किया था कि काफ़ी लेट डिस्कवर हुई है, तो भाई ये बहुत ही पुरानी 2500 ईयर्स अगो आप लगाओ, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। पर डिस्कवर किसके टाइम पे हुई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। लगभग 19th सेंचुरी में आपकी 18th 19th सेंचुरी में आपकी सिविलाइजेशन जो है डिस्कवर की गई। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं कि किस तरीके से डिस्कवर की गई। थोड़ी सी एक चीज़ देखते हैं, हिस्ट्री, एक बैकड्रॉप देखते हैं कि ही अलेक्जेंडर कनिंघम, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो जब भी इंडिया आए तो इन्होंने ना यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की भाई क्या यूनिक कल्चर रहे हैं, ये सब हम समझे, देखें किस तरीके से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे स्टार्ट किया। बट इनकी कुछ गलतियाँ थी, इनके कुछ कन्फ्यूजन थे कि जो भी चीज़ें इन्हें मिली ना ये अपने हिसाब से करते गए। जैसे इन्होंने किस चीज़ पे रिलाई करा,
हमारे यहाँ बहुत सारे जो थे ट्रैवलर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज से, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, चाहे हमारे एंशंट इंडिया में आए हों जैसे फाहियान, ठीक है, चाहे हमारे मुग़ल पीरियड में आए हों, ठीक है, या फिर विजयनगर एम्पायर गए थे बहुत से, फॉर एग्जांपल मार्को पोलो, या फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किस पे रिलाई किया, इन्हें लगा कि हमारी जो सबसे एंशंट हिस्ट्री है वो ऋग्वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे उन्हीं के अकाउंट्स पे रिलाई किया। वो चाइनीज़ पिलग्रिम्स कब आए थे? 6th सेंचुरी BCE और 4th सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड पे। और हरप्पन फेस कब एग्जिस्ट करता था? 2600 से 1900 BC के टाइम पे, ठीक है। तो इनको एक हरप्पन सील दी एक इंग्लिश मैन ने, और इन्होंने सोचा कि भाई ये कौन से पीरियड को बिलोंग करती है, ये 6th या 4th सेंचुरी BCE के टाइम को बिलोंग करती है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो था इंडिया का सबसे पुराना टाइम वो गंगा वैली जो ऋग्वैदिक टाइम था वही था, हरप्पन सिविलाइजेशन से वाकिफ नहीं थे। तो इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस सील के टाइम पीरियड को, ऑल्दो उस टाइम डिस्कवर हो गई थी सिविलाइजेशन, ठीक है, बस पता नहीं था, और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी इन्हें अर्लीस्ट चीज़ें मिली उस टाइम फ्रेम में रख दिया। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, और बस जिस चीज़ से वो फेमिलियर थे कि सबसे पुरानी हिस्ट्री हमारी ये है, उसमें इन्होंने उसको प्लेस कर दिया कि ये सील जो है इस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। ना अब कैसे पता चला? इन्होंने तो अपने तरीके से रख दिया, भाई फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, यूनिक चीज़ें ढूंढने आए थे, पर किया क्या कि जो अपनी कन्वीनियंस थी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्लेस कर दिया। पता कैसे चला था? तो ये दयाराम साहनी, इन्हें कुछ सील्स मिले, कहाँ पे? हरप्पा पे, ठीक है, हरप्पा पे एक्सकेवेशन हुआ और दयाराम साहनी को वहाँ से कुछ सील्स मिले, और उसी तरीके के कुछ सील्स मिले रखलदास बनर्जी को, कहाँ से? मोहनजोदारो। अब ये दो, हरप्पा भाई इंपॉर्टेंट क्यों? पहली साइट थी जो क्या करी गई? डिस्कवर की गई, इसलिए तो हरप्पन सिविलाइजेशन। और मोहनजोदारो क्या हमारी सबसे बड़ी साइट, जो सबसे वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था हमारा, ठीक है। तो अब ये जो दोनों साइट थी, वहाँ से दयाराम साहनी को हरप्पा से और RD बनर्जी को मोहनजोदारो से ना सिमिलर सील्स, एक जैसे सील्स अब इन्हें यहाँ से मिले थे। उसके बाद क्या हुआ? ये पूरी क्रोनोलॉजी की कनिंघम से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे और सील्स पे सील्स जो हमारे डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो 1924 में क्या हुआ? जॉन मार्शल, ये भी डायरेक्टर जनरल थे ASI के, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस करा कि भाई इंडस वैली में एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनके टाइम पे, मतलब जो हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन थी वो 1924 में इट वॉज अनाउंस्ड कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती है। पर गलती इन्होंने भी की, ठीक है। कनिंघम ने तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया, इन्होंने क्या गलती करी कि इन्हें डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, भाई हरप्पा इतना बड़ा टाइम पीरियड हमारा, उसको बार बार आप याद रखो, 2600 से 1900 BC, इतने लंबे टाइम पीरियड की जो भी स्ट्रेटिग्राफी होता है, जो नीचे की लेयर, तो जो भी नीचे की लेयर से भी चीज़ें मिलती है कि सबको एक ही लाइन में एक ही टाइम पीरियड पे ये प्लेस करते गए कि सब जो है एक ही जगह से एक ही टाइम पीरियड की जो है चीज़ें मिली है। तो इसमें क्या हुआ ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस थे वो भी खो गया, उसका भी पता नहीं चला कि पहले ये वाला आया या ये वाली सीन मिली या इस साइड से मिली, उस तरीके से नहीं मिल पाई। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब भाई किसने ये चीज़ें जो हैं किस किस टेक्निक से, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करी, क्या क्या जो थे हमारे नए क्वेश्चंस थे इस पूरे जो एक्सकेवेशन प्रोसेस था, जो डिस्कवर की गई हमारी साइट उसके अंदर। तो REM व्हीलर, ये भी हमारे ASI के डायरेक्टर जनरल। अब हमने 3 डायरेक्टर जनरल पढ़ लिए हैं ASI के। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, वो तो फर्स्ट थे। उसके बाद एक और डायरेक्टर जनरल जिन्होंने 1924 में बताया कि भाई इतनी पुरानी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जॉन मार्शल। और अब ये उससे 20 साल बाद 1944 में REM व्हीलर, जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे। चलो, तो अब इन्होंने क्या किया, हर किसी डायरेक्टर जनरल ने एक गलती की,
सबसे पहले कन्वीनियंस वाली, दूसरी ये कि इन्होंने भी जो नीचे की लेयर थी उसको इग्नोर करते चले गए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर ऊपर से मिलता गया उसको उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। तो वो प्रॉब्लम, वो जो मिस्टेक थी वो किसने रेक्टिफाई करी? इन्होंने, आर.ई.एम. व्हीलर ने। जो स्ट्रेटिग्राफी वाली प्रॉब्लम थी कि भाई जो नीचे से मिल रहा है उसको नीचे की लेयर में लगाओ, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम इन्होंने रेक्टिफाई करी। अब नई टेक्निक्स है, नए क्वेश्चन है, अभी भी चीज़ें जो है डिस्कवर होती जा रही हैं, नई साइट्स जो है मिलती जा रही हैं। जैसे मैंने बताया था राखी गढ़ी जो है हमारे हरियाणा की, क्या है सबसे जो हमारी इंडिया की है, राखी गढ़ी इज़ इन हरियाणा एंड इट इज़ द बिगेस्ट साइट। जैसे मोहनजोदारो तो पूरा ओवरऑल है सबसे बड़ी साइट, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज़ राखी गढ़ी। क्योंकि पार्टीशन के बाद क्या है कि बहुत सारी साइट्स जो है अब हमारी पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हुई, पार्टीशन के बाद कहाँ चली गई, पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट क्या करें कि भाई इतना रिच कल्चर था, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो अभी भी एक्सकेवेशंस चल रहे हैं, ठीक है, कि कोई नई साइट मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ साइट्स जो है इस साइड भी लोकेटेड थी, है ना, तो कुछ हमें वैसी ही नई साइट्स मिलती रहें। तो वो साइट्स मिली हमें कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कवर, ये जो साइट्स हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिए। बट 1980 से क्या हो रहा है कि इतने रिच कल्चर में अब इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि भाई देखें किस तरीके की सिविलाइजेशन थी, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं कि क्या पता कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आए, कुछ और रिच कल्चर जो है वो डिस्कवर किया जाए। तो बहुत से स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट या अब्रॉड में है, दे आर जॉइंटली वर्किंग दोनों साइड्स पे, स्पेशली हड़प्पा और मोहनजोदारो, कि भाई जितना ज़्यादा खोदेंगे उतना ही ज़्यादा हमें पता चलेगा कि किस तरीके की हमारी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। बहुत सारी नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स, जैसे सरफेस एक्सप्लोरेशन। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है कि भाई कौन सी नई टेक्निक्स हैं जिनसे जो है हड़प्पन साइट्स, जो इंडस वैली हमारी सिविलाइजेशन है उसकी नई साइट्स को डिस्कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो सरफेस एक्सप्लोरेशन, जिससे हमें जो है ना क्ले, उस हमने पढ़े ना क्ले जो है उससे लोकल मटेरियल बनते थे, जो डेली यूज़ ऑब्जेक्ट थे वो हमारे क्ले से बनते थे, या स्टोन्स हों या डिफरेंट मेटल्स हों, जैसे कॉपर आ रहा था, या प्लांट और एनिमल रिमेन्स जिसके बोन्स हमें मिले हैं। ये तो याद ही रखना है, तो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो मिले हमें बता सके कि ये जो पर्टिकुलर कल्चर था इसको किस तरीके, इस चीज़ का उसमें क्या यूज़ था। और जितनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होती जाएगी उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और फैक्ट्स जो है हमें इसके बारे में पता चलते जाएंगे कि सिविलाइजेशन कैसी थी। नाउ अब कुछ प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती होंगी कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, जो भी डिस्कवरी चल रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि हमें जिस बारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें पता चल गई, भाई क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ये खाते थे, ये बोन्स थी, ऐसे रहते थे, ठीक है, इतना अच्छा जो था प्लान्ड अर्बन सेंटर था, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, तो सब कुछ इतनी चीज़ें हमें पता चली हैं। लेकिन स्क्रिप्ट तो हम डेसिफर कर ही नहीं पाए, स्क्रिप्ट तो हम जानते ही नहीं है कि उन्होंने, और जो लिखते थे वो जो सील्स पे वो सब जो साइंस होते थे वो किस चीज़ के थे, वो तो हम डेसिफर कर ही नहीं पाए। तो किस तरीके से हमें पता चला है, मटीरियल एविडेंस, ठीक है, मटीरियल एविडेंस की वहाँ से जो हमें बोन्स या प्लांट रिमेन्स मिले हैं, या फिर जो भी इनकी ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ रॉ मटेरियल मिले हैं, कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट मिले हैं, कुछ टूटे फूटे ऑब्जेक्ट्स जो भी मिले हैं, वो वही मटेरियल एविडेंस है जो हमें बताता है कि हड़प्पन लाइफ को बेटर तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करने में, कि भाई किस तरीके का कल्चर था, उसमें हेल्प करता है, ना कि स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी भी जो है अनडेसिफर्ड है। क्यों कि बहुत सारे साइंस हैं, लगभग 300 से 400 साइन हैं जो अभी तक भी डेसिफर यानी कि पढ़ नहीं पाए, हम लोग समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब वो मटेरियल जिससे हमें ये सब कुछ पता चला है वो पॉटरी है, उस टाइम के टूल्स हैं, उनकी ज्वेलरी है, ब्यूरियल्स में मैंने बताया था ना कि वो उनको बरी किया जाता था विद ज्वेलरी, या फिर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जैसे छोटे छोटे पॉट्स थे, शेल्स थे, इतनी सारी चीज़ें जो हमें मिली है।
अब इनको आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो ये कि मटेरियल है ये, ठीक है, स्टोन में आता है, इसको क्ले में रखें, इसको मेटल्स में रखें, इसको बोन में रखें, इसको प्लांट मिला है या एनिमल मिला है, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं अलग अलग चीज़ें। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि इन चीज़ों का क्या यूज़ था इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ें थी वो किस तरीके से यूज़ की जाती थी। उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड करते हैं कि आर्टिफैक्ट जो था, चाहे वो टूल हो चाहे वो ऑर्नामेंट या दोनों चीज़ हो, वो किसके लिए, रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ होती थी या नॉर्मल लाइफ या जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स थे, इसी बेसिस पे तो क्लासिफाई किए गए कि भाई वो तो लोकल जो मटेरियल हैं उससे बने हैं, और जो लग्जरियस हमारे ऑब्जेक्ट होते थे वो बने हैं महंगे महंगे स्टोन से जो कि दूसरे देशों से भी आते थे, इसी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं ना। उसके बाद वो कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन हमें ये तो नहीं पता चला कि वो कपड़े किस तरीके के पहनते थे, बट हमें वहाँ से कुछ ना कॉटन ट्रेसेस मिले हैं जिसके बेसिस पे ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस तो मिल गए, मटेरियल एविडेंस, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस भी थे जैसे कि कॉटन वगैरह, ठीक है। तो इससे उन्हें पता चलता था कि इस तरीके की क्लोथिंग थी, इस तरीके के जो कपड़े हैं वो उस टाइम पर पहने जाते थे, मैच्योर हड़प्पन फेस में पहने जाते थे। ये है हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस, और जो डायरेक्ट एविडेंस है वो हमारे मटेरियल रिमेन्स। अब इन सब इंटरप्रिटेशंस में जो है प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, उस इंटरप्रिटेशन में जितनी हमने बातें की हैं, इतनी सारी चीज़ मिल गई, इंटरप्रेट कर लिया आर्कियोलॉजिस्ट ने, पर उसके कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगे ना। ये तो नहीं कि उन्होंने बोला ये बोन्स मिली, ये एनिमल्स की बोन है, ये प्लांट की है, ये हमारे जो है मटीरियल कल्चर और सब ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो उन्होंने भी फेस की होंगी वो इंटरप्रिटेशन की, कि हम किस तरीके से किस चीज़ को देखें। तो सबसे पहली चीज़ कि उन्हें जो भी अलग सी चीज़ मिलती थी, ये कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, तो उसको वो मान लेते कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब जैसे ये कंसिडर करो कि ग्रेट बाथ ही मिला, ठीक है, उसमें अलग सी स्टेयर्स थी, वो एक घाट जैसा है ना, तो उन्होंने मान लिया कि वो एक उसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसी बेसिस पे जो भी यूनिक, जो भी अलग अलग तरीके की जो चीज़ उनको समझ नहीं आई, ठीक है, तो उनको उन्होंने लगा लिया है, उनके रिलीजियस बिलीफ रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, उनके लाइफस्टाइल, पूरा कल्चर, सब कुछ, पर रिलीजियस बिलीफ के बारे में अब तक नहीं पढ़ा है। तो वो जो सील्स पे अगर उनको सिंबल मिलते हैं, वो कोशिश करें उसको देखने की कि इनसे अगर उनकी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी उसके बारे में कुछ कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नाउ जो में प्लांट मोटिव्स मिले हैं, प्लांट के कुछ मोटिव जो सील्स मिली हैं, उस पर अगर कुछ प्लांट का इंडिकेशन है तो उससे वो उसको कंसिडर कर लेते कि भाई नेचर की वर्शिप करते थे वो लोग, ठीक है। तो कुछ जो भी उन सील्स में मिलता है या जो भी उन्हें कुछ यूनिक लगता है, अटपटा लगता है, तो मोस्टली दे कनेक्ट इट विद द रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कि ये जो चीज़ थी वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। अब नेक्स्ट कुछ इस तरीके के फिगर मिले हैं, टेराकोटा फिगर्स, तो वो उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये अज्यूम किया है कि नेचर की वर्शिप के साथ साथ वो एक मदर गॉडेस थी, उनको वर्शिप करते थे। और जो कोनिकल स्टोन्स मिले हैं, दे कंसिडर इट एज लिंग वर्शिप, ठीक है, शिवलिंग की आप पूजा करते हो उसी तरीके से जो कोनिकल स्टोन वहाँ से मिले हैं, तो दे कंसिडर इट एज लिंग वर्शिप। अब कुछ कुछ जो सील्स हैं, ये चीज़ क्यों मानी गई है कि कुछ कुछ जो सील्स हैं उसमें एक इस तरीके की जो ये वाली सील मिली है, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज प्रोटो शिवा सील। और जो ऋग्वेद में जो हमारे गॉड हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो प्रेजेंट से पास्ट को कनेक्ट करते हैं कि ये वाली प्रैक्टिस अभी हम फॉलो कर रहे हैं, तो शायद पास्ट में ये इसी तरीके से चलती थी, तो उसको प्रोटो शिवा सील माना गया है। ये वाली जो हमारी सील है, इट इज़ नोन एज प्रोटो शिवा सील, एंड इट इज़ कंसिडर्ड कि शायद लॉर्ड शिव की भी पूजा की जाती थी। कुछ और सील्स मिले हैं जो सिर्फ मिथ डिपिक्ट करती हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न। बहुत सी सील्स पे जो है यूनिकॉर्न को डिपिक्ट किया जाता है, बट यूनिकॉर्न्स इन रियलिटी डू नॉट एग्जिस्ट, तो उन्हें सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर माना गया है। पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वो हैं फायर ऑल्टार्स, ठीक है, जहाँ पे आग जलाई जाती थी, दो साइड से मिले, ये इंपॉर्टेंट है, वो साइट के नाम हमेशा याद रखना कि जो फायर ऑल्टार्स थे वो कौन सी दो साइड से मिले हैं, कालीबंगन एंड लोथल।
और दूसरा ग्रेट बाथ जिसकी हमने बात कर ली, जिसे स्पेसिफिक रिचुअल पर्पस के लिए ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अज्यूम किया कि ये इस तरीके से है, तो ये बेसिकली एक घाट रहा होगा। तो वो क्या है, मोहनजोदारो पे जो हमें ग्रेट बाथ मिला है। फायर ऑल्तार्स, कालीबंगन एंड लोथल, और ग्रेट बाथ हमें मिला है मोहनजोदारो से। अब एक बार जितना पढ़ा है उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? एंड आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, पहले थे जिन्होंने अपनी कन्फ्यूजन से क्या किया कि भाई जो भी सील्स मिली उन्हें जो टाइम पीरियड उनको पता था उसमें प्लेस कर दिया, यानी कुछ भी इंस्पेक्शन किए बिना कि भाई ये टाइम पीरियड मुझे पता है 6 से 4th सेंचुरी का, और उस टाइम पीरियड में उस सील को प्लेस कर दिया। ठीक है, 2 और आर्कियोलॉजिस्ट वो थे हमारे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, REM व्हीलर, और एक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? जिन्होंने अनाउंस किया कि भाई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन डिस्कवर की है। और उसके बाद REM व्हीलर कौन थे? जिन्होंने जॉन मार्शल की स्ट्रेटिग्राफी वाली मिस्टेक को रेक्टिफाई किया था। और दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा से क्या किए, सील्स क्या थे, डिस्कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो वॉज रिटिन फ्रॉम, ये हमने डिस्कस किया है कि इट वॉज रिटिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं चीज़ें, बट उस टाइम पे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ऑल्दो जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, पर कैसे पता चलता है कि राइट से तो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग से शुरू होता है, पर लेफ्ट पे जाके स्क्रैम्बल हो जाता है, जैसे कि एक के ऊपर एक लिखा है, स्पेस जो है कम रह गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 कि सिविलाइजेशन की जो सिविलाइजेशन एंड हुई उसके क्या रीज़न थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन? डिफॉरेस्टेशन था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटने लगे थे। फ्लड्स थे, क्योंकि रिवर्स क्या थे, अपना कोर्स शिफ्ट कर रही थी, कभी ड्राई हो जाते थे, कभी फ्लड्स आ जाते थे। लैंडस्केप जो था उसका ओवर यूज हो रहा था। तो इस तरीके से इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ऑल्टार्स हमें कहाँ से मिले हैं? अब ये भी डिस्कस करा है कि 2 साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से हमें फायर ऑल्टार्स मिले हैं, कालीबंगन एंड लोथल। और लास्ट, हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से डायरेक्टर जनरल ने बताया था कि देयर इज अ न्यू सिविलाइजेशन विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।